नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ABC क्लासेस विद राकेश में। आज मैं आपको 10वीं कक्षा के हिंदी के बहुत ही खूबसूरत काव्यखंड को स्पष्ट करने वाला हूं और आज का शीर्षक होगा जनतंत्र का जन्म। शीर्षक का मतलब पहले समझ लेते हैं। जन मतलब जनता अर्थात लोग, तंत्र मतलब शासन। अब लोगों के शासन का जन्म होगा, इसका मतलब है कि लोगों का शासन जब नहीं हो रहा था उस समय इस कविता को लिखी गई है। और आपको ज्ञात है कि जब जनता का शासन नहीं था तो उस वक्त राजाओं का शासन हुआ करता था, राजा लोग शासन किया करते थे, है ना। तो इन बातों को मैं गहरे रूप से व्याख्या करूंगा। फिलहाल मैं लेखक का परिचय करा देता हूं। इस शीर्षक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। इनका जन्मस्थल है सिमरिया, बेगूसराय जिला, बिहार राज्य में, अर्थात बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ है। इनके माता का नाम था मनुरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उस रचनाओं को एक बार देख लेंगे। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नीलकुसुम, उर्वशी, अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर जो है आपको 12th क्लास में हिंदी में दिया गया आपके सिलेबस में, तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इनमें रश्मि रथी भी बहुत अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि रश्मि रथी किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। ये सारे के सारे इनकी ही रचना है, तो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं रश्मि रथी। इसके बाद वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, संस्कृति के 4 अध्याय, हारे क्या हरि नाम इत्यादि बहुत सारी रचनाएं इन्होंने किए हैं। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये छायावादी के प्रमुख कवि थे। ये भी सवाल आपको किया जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस शैली के कवि थे, तो रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के प्रमुख कवि थे। ओके, तो ये लेखक का कुछ परिचय है जो कि मैंने आप सबों के सामने स्पष्ट किया है। और मैं चाहूँगा कि इस परिचय को एक बार आप लोग देख लें और अपने उत्तर पुस्तिका में इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं पाठ के परिचय को लेकर आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि ये जो आपका आज शीर्षक है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म का अर्थ है जनता का शासन। इसी को आप लोग सोशल साइंस में पढ़ेंगे, लोकतंत्र, है ना। आपके 10वीं कक्षा में लोकतंत्र नामक एक चैप्टर है, वहाँ पर आपको स्पष्ट की जाएगी। तो यहाँ पर भी उसी शब्द को रखा है जनतंत्र, अर्थात जनता का शासन, आम आदमी का शासन का जन्म होना। तो जन्म उसी चीज़ का होता है जो पहले था नहीं, है ना। रामधारी सिंह दिनकर ने इस अध्याय को, इस कविता को उस वक्त लिखे हैं जब जनता का शासन नहीं हुआ करता था। उस वक्त राजाओं का शासन हुआ करता था। और मैं आपको बता दूं कि राजाओं के शासन में राजा अपने हिसाब से चलाते थे, है ना। उनकी मर्जी कि ये होना चाहिए, उन्होंने जो फैसला ले लिया वो फैसले को स्वीकार करना होता था सारे आम पब्लिक को, सारे आम जनता को, है ना। सिर झुकाकर उस चीज़ों को स्वीकार कर लेते थे। राजा ने कह दिया, यदि उनके बातों का आपने विरोध कर दिया तो राजा, सेनापति इस आदमी के सर कटवा दिए जाए, तो तुरंत हुक्म का पालन होता था। सेनापति इस आदमी को दीवार में चुनवा दिया जाए, तो दीवार में चुनवा दिया जाए। तो ये उनका अपना एक तंत्र चलता था, उनका अपना एक शासन चलता था। इतना ही नहीं, जो राजा होते थे, अगला जो उनका शासन काल चलता तो उसके लिए वे अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया करते थे। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई दूसरा आदमी नहीं बन सकता है। तो ये तो सरासर अपराध है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये मानव के हित के अलग बात है। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर ने जनताओं को जागृत करते हुए उनके हित के लिए, उनके जीवन के लिए वे एक कविता का रचना करते हैं। और इस रचना के माध्यम से वे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि अरे ओ जनता जो सोए हुए हैं, आप जगिए और अपने शासन को तैयार करिए, है ना। और इसी शासन पद्धति को तैयार करने के क्रम में रामधारी सिंह दिनकर ने जो कुछ भी अपनी रचना में पिरोए हैं, उन शब्द को मैं आपको स्पष्ट करने जा रहा हूं। तो पहले पंक्ति में ये कहते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, अरे खाली करो सिंहासन की जनता आती है। यहाँ से कवि महोदय बताना चाहते हैं कि सदियों से जो जनताओं के ऊपर शासन की जाती है,
उनके भाव से अलग रूप से जो उन पर शासन की जाती है, अब जनता को ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। सदियों से वो जनता जो अपने कसक को, उस पीड़ा को सहती आ रही है, अब ये पीड़ा दूर होने वाली है। इसलिए कहा सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, है ना। अपने अंदर के जो अरमान थे, अपने अंदर का जो हिम्मत था, अब वो धीरे धीरे जागृत होने लगे हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। अब मिट्टी अर्थात देखिएगा, जो सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं वे स्वर्ण का मुकुट धारण करते हैं, जो अच्छे अच्छे जेवरात होते हैं, जो अच्छे अच्छे रत्न होते हैं, उनसे बने हुए वो मुकुट को धारण करते हैं। लेकिन जो जनता है, इनको वे मुकुट की कोई आवश्यकता नहीं, वे मिट्टी को ही अपना सबसे बड़ा गहना, अपना सबसे बड़ा रत्न समझते हैं। और इस रत्न को अपने सिर पर धारण करके पूरे जनता तैयार हो चुकी है अब शासन करने के लिए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। दो राह मतलब रास्ता दो, हरे समय के रथ का घर घर नाद सुनो। मतलब अब समय धीरे धीरे बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। समय एक रथ है और उसके दो पहिए हैं, और उस पहिया का आवाज स्पष्टतः कान में सुनाई पड़ रही है। मतलब धीरे धीरे जनता जागने लगी है। अब सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए जनता तैयार हो चुकी है। इसलिए कहा दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, अरे खाली करो सिंहासन की जनता आती है। अब राजतंत्र को हटाया जाए, अब राजतंत्र का नष्ट किया जाए, अब उस स्थान पर जनता के शासन को तैयार किया जाए। इस भाव के साथ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी अगली पंक्ति को रचना करते हैं। वे कहते हैं, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। पूछते हैं कि जनता, प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जनता मतलब कि वो किस जनता की बात अब करते हो? कहा हाँ, मैं उस जनता की बात करता हूँ जो जनता हमेशा पीड़ाओं को सहती आ रही है। मैं उसी जनता के विषय में कहना चाह रहा हूँ जो जनता हमेशा जाड़े के पाले की कसक को हमेशा सहती है। उसके तन पे वस्त्र नहीं है, उस शर्त में भी, उस समय भी वो चुपचाप अपने यातना को, अपने दर्द को सहते आ रही है। अगली पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर स्पष्ट करते हैं कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? कहा कि वो जनता, जो जनता हमेशा जीभ से कसम खा लिया करती है। आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा खाने वाला चीज़ है वो क्या है? कसम। अपने भारत में सबसे ज़्यादा कसम खाई जाती है ना। तो यहाँ के जो जनता है वो लंबी जीभ से झटाक से कसम खा लेते हैं। कसम वही लोग खाते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दिल के जब साफ सुथरे हैं तो उन पर कोई आरोप लगाए तो इससे पहले कि आरोप और बढ़े, वो आरोप को ही खत्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि वो सच होते हैं इसलिए वो जल्द से बोल देते हैं, कसम से हम कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया। कसम, जनता तुरंत कसम खा लेती है और अपने दर्द को, अर्थात अपने जो आरोप, उसके ऊपर जो आरोप लगाई जाती है उस आरोप को तुरंत खत्म कर देती है, सारे वेदना को सहती है। और आज जो इस पंक्ति को रचा गया है इस पर जनमत क्या है? जनमत माना जनता का मत, अर्थात लोगों का विचार क्या है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। उस विचार पर यदि विचार की जाए तो यही एक सबसे बड़ा गूढ़ प्रश्न है, अर्थात रहस्य है कि जनता अब क्या कहना चाहती है इस भाव के साथ। अगली पंक्ति में उन्होंने कहा कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। कवि कहते हैं कि जनता मान लीजिए कि वो एक अबोध बच्चा है, एक अबोध शिशु है ना। और अबोध शिशु के बारे में आप लोग बहुत बेहतर से जानते हैं। अबोध जो शिशु होते हैं वे कभी भी अपने तकलीफ को नहीं सुनाते। वे जब रोना प्रारंभ कर देते हैं, उन्हें कुछ दो चार जंतर मंतर उसके सामने दे दीजिए, कुछ भी खिलौने ऐसे करके दे दीजिए, बच्चे तुरंत शांत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जनता भी, अगर जनता कुछ बोलना चाहती है उसे थोड़ा सा आप कोई एक ऑफर दे दीजिए, उसके हित के लिए कोई एक ऐसा चीज़ प्रदान कर दीजिए, वो जनता शांत हो जाएगी। उसे दर्द तो है लेकिन उस दर्द को भुला देना चाहती है ना। लगता है कि जैसे वो भी दूध मुही बच्चे की तरह है, दूध पीने वाली बच्चे की तरह है। अगला कहा कि लेकिन
होता भुडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, अरे खाली करो सिंहासन जनता आती है। फिर रामधारी सिंह दिनकर इस विषय में स्पष्ट करते हैं कि लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जनता भले ही खामोश रहती है, जनता भले ही शांत रहती है, लेकिन जब उस जनता में अपना हिम्मत आ जाता है, वो अपने आप पर आ जाती है, फिर वो सहना पसंद नहीं करते, फिर उसकी भ्रिकुटी उठती है। भ्रिकुटी मैंने ये आईब्रो है ना, पता है आईब्रो कब उठती है? जब कोई भी आश्चर्य की बात होती है ऐसे उठ जाती है, आईब्रो उठ जाती है। तो बोला कि उसकी भ्रिकुटी चढ़ जाती है और तुरंत तैयार हो जाती है कि आखिर क्या गलत है, फिर भुडोल बवंडर मचा देती है जनता, फिर जो ना होने का वो भी कर दिखाती है जनता। जनता में ऐसी ताकत है जनाब, इसलिए जनता को कभी मजाक में मत लीजिएगा। अगला बिंदु इन्होंने कहा कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। कहा कि जनता में इतनी ताकत होती है, सारे लोगों में इतनी ताकत है, उनकी एकजुटता में इतनी ताकत है, वह चाहे तो काल का भी रुख को बदल सकती है। काल, जो महाकाल खुद उसके सामने जनता के सामने आ जाए, तो जनता अगर बोल दे ओए महाकाल तू सित्ते कितने आ रहे जी, तो वो खुद अपने रास्ता को बदल देगा। जनता कहेगी चलो उधर घूमो, तो काल को उधर घूमना पड़ेगा। मतलब काल के हिसाब से जनता नहीं चलेगी, जनता के हिसाब से काल चलेगी। कहने का मतलब काल सबसे खतरनाक चीज़ होता है। जब काल जनता से डर जाए तो ये धरती पर का मानव का क्या हाल होगा, आप जरा सोच लीजिए। जब डर जाएगा काल तो मानव का क्या होगा हाल, जरा विचारिए, है ना। इसलिए कहा कि हुंकारों से जनता एक बार यदि चित्कार कर दे, एक बार यदि चिल्ला दे, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाएगी। नींव समझते हो ना, जब घर बनता है तो स्टार्टिंग में वो जो नीचे नींव उत्खनन किया जाता है, जिसको हम लोग ठेठी में नियाव कहते हैं, है ना। स्टार्टिंग वो गृहारंभ पूजन होती है, उसी को नींव कहा जाता है। तो जनता के एक बार चिल्ला देने से वो नींव भी उखड़ जाती है ना। उसके सांस का जो ताव होता है वो पूरे वातावरण को गर्माहट पैदा कर देती है, फिर दूसरे का किसी का हिम्मत नहीं होता है कि उसका सामना कर सके। इसलिए कहा कि जनता जिधर चाहती है काल उधर मुड़ती है। अब 10 वर्षों, शताब्दियों, 100 वर्षों, सहस्त्राब्द, 1000 सालों का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। कहा 10 सालों से, 100 सालों से, 1000 सालों से अंधकार में जनता का जीवन बीता है, लेकिन अब जनता उस अंधकार में जीना पसंद नहीं करेगी। अब जनता तैयार हो चुकी है सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए, सिंहासन पर बैठने के लिए, है ना। उसके अब सीना चौड़ा हो चुका है, अब वो अपने हिसाब से शासन पद्धति को चलाएगी और अपना जीवन के हिसाब से अपने सारे अधिकार को अपने हाथ में लेगी, उस अधिकार के बागडोर को संभालेगी जनता। इसलिए अब जनता तैयार हो चुकी है, उसका जो स्वप्न था अब वो सपना फिर से जीवित होने जा रहा है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कहा 33 कोटि, कोटि शब्द का अर्थ होता है करोड़, याद रखिएगा, कोटि माना करोड़। इसलिए कभी कभी बोलते हैं कोटि कोटि प्रणाम, बोले तो करोड़ों करोड़ बार प्रणाम, है ना। 33 माना 33 कोटि माना करोड़, 33 करोड़। उस वक्त जब ये कविता लिखी गई थी उस वक्त 33 करोड़ जनता थी। अभी कितना है? अभी 130 करोड़ के ऊपर है ना। तो 33 करोड़ जनता अब सिंहासन पर बैठना चाहती। कहने का मतलब जब राजतंत्र था तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब जनतंत्र आ गया तो जनता में कोई भी शासन को संभाल सकता है, जैसा कि आजकल होता है। और कोई भी जनता जो उसके लिए योग्य है अब वो उस शासन पद्धति को संभालेगा। फिर अगला कहता है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। लोग क्या करते हैं, देवता को मंदिर मस्जिद में ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। मंदिरों में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे देवता वास्तविक में उस मंदिर में नहीं है, देवता वास्तव में उस मस्जिद में नहीं है।
देवता मतलब जो आपके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। तो आपके कल्याण के लिए कौन समर्पित करते हैं खुद को? जो रोड पर, सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे होते हैं, वो है आज के वास्तविक देवता। जो खेतों में, खलिहानों में काम किया करते हैं, हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं, है ना, धूप की कड़कड़ाती धूप में, चिलचिलाती धूप में, ठंड की कसक सहते हुए जो मजदूर, जो किसान खेती करते हैं और उसके उपजाए गए अनाज को हम लोग खाते हैं और शांत से घर में बैठकर सारे काम को करते हैं, वो है आज के देवता। प्रश्न है, आज के देवता कहाँ मिलेंगे? ये प्रश्न है, कौन है और कहाँ मिलेंगे, ऐसा प्रश्न है। तो आज के देवता कौन है? जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वे हैं आज के देवता। और ये कहाँ मिलेंगे? सड़कों के किनारे गिट्टी तोड़ते हुए और खेतों में काम करते हुए। समझ रहे हैं? इसके लिए मैंने कुछ दो पंक्ति कहा है कि मैं और मेरा खुदा एक ही घर में बसते हैं, मैं और मेरा खुदा एक ही घर में बसते हैं, पर यह बात और है कि मिलने के लिए भी तरसते हैं, है ना। हमारे हृदय रूपी गुफा में आत्मा और परमात्मा दोनों का वास होता है, लेकिन हम लोग इनको, इस भगवान को बाहर ढूंढते हैं, जिसके कारण वो जिंदगी में कभी मिलता ही नहीं, है ना। भगवान हमारे अंदर है, इसलिए भगवान को आप अंदर ढूंढने का प्रयास करें। फिर अंत में पंक्ति में लिखते हैं कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धुसरता सोने सा श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, अरे खाली करो सिंहासन की जनता आती है। कहा अब वो जो हल चलाने वाले किसान हैं, जो गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर हैं, जो धूल धूसरित रूप से अपने आप को कामों में लगाए फिरते हैं, अब इनमें से ही कोई शासन पद्धति को संभालेंगे और अच्छे शासन को करेंगे, है ना। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर नवीन भविष्य का और अच्छे भविष्य का अनुमान लगाते हुए ये जनता को शासन पर आरूढ़ करने के लिए तैयार है और उनके हित में, जनता के हित में ये अपनी कविता के रूप में कुछ पंक्तियों को स्पष्ट करते हैं। और उनमें से सबसे मस्त लाइन ये कहते हैं, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, अब खाली करो सिंहासन की जनता आती है। मतलब अब राजतंत्र धीरे धीरे समाप्त होने को आरूढ़ है, अब उनके सामने जनतंत्र का जन्म होने जा रहा है। अब जनता लोग शासन करेंगे, अब राजतंत्र बहुत हो गया, अब जनताओं का शासन होगा। आज आपने जनतंत्र के जन्म के भावों को बहुत ही सुंदर रूप से सुना। और मैं आप सबों को एक सूचित कर दूं कि आप इस डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आपको प्रश्न उत्तर भी अवेलेबल है। और मैं उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं जो बच्चे मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं, अर्थात मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, उसका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो भी नए बच्चे आज वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ जाए। और यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर को बहुत पहले देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना होता है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना होता है। आज मैंने स्पष्ट किया हिंदी के कुछ वीडियो लेक्चर। अब मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा।